नमस्कार। जब आप सफ़र में हो और आपके आगे के जो यात्री हों वो आपके लिए रुकें और आपको उन कठिन रास्तों में आगे बढ़ने में हाथ पकड़कर मदद करें, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कुछ हो सकता है। एक ऐसे ही वरिष्ठ साथी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो थोड़ी देर के लिए हमारे हमारे लिए रुके हैं और हमसे बहुत आगे हैं सफ़र में, और पत्रकारिता के इस सफ़र को बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं। आप पीछे पोस्टर देख रहे होंगे, अगर अधूरा दिख रहा है तो इनके नाम से ही समाचार वाला जाना जाता है। राज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। धन्यवाद भैया, आप समय दे रहे हैं। अरे वाह। वैसे तो पत्रकारिता में ये रिश्ता ऐसे ही शुरू हो जाता है कि आप किसी अपने वरिष्ठ को भैया कह सकते हैं। तो मुझे आपकी जो याद है वो इस तरह है कि कई बार जब मैं पत्रकार बनने की सोच रहा था तो उस वक्त आप कशिश में थे और ऐसी कई स्टोरी आपकी। खाना सो रहा था, उसकी एक रिपोर्टिंग आपने की थी, और थाने का दरवाज़ा बंद है, आप बाहर से आवाज़ दे रहे हैं थानेदार साहब। आपके रिपोर्टिंग की वो शैली मैंने पहले और कहीं किसी और में नहीं देखी थी, तो मुझे लगा था कि आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको बहुत रोचक ढंग से और बहुत प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में जितने सफल रहते हैं, तो वो गुण मुझे कम से कम चाहिए था अपने। आप इतना तारीफ कर चुके हैं पंकज मेरा कि मतलब एक होता है ना सेलिब्रिटी टाइप का फील होने लगा। देखिए होता क्या है ना कि आप किसी चीज को कहना चाहते हैं तो उसको एक लाइन में भी कह सकते हैं, लेकिन अभी क्या हो गया कि लोगों को कहानी उस समय मेरे जहन में ये चीज आया, तो लोगों को कहानी सुनना बहुत पसंद है, और कहानी के जरिए आप अगर अपनी खबरों को भी दिखा देते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं वहाँ मैसेज भी दे देते हैं और लोग उसको देख भी लेते हैं, तो उसका फिर आपकी भरपाई हो जाती है मेहनत में। तो उस स्टोरी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसको मैंने मतलब उसमें उस समय गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बहुत अपने चरम पे था, उसके कुछ पॉइंट उठाए, उसके कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक लिया, फिर अपने आप को जो है थोड़ा सा सस्पेंस और इस टाइप से जो है उसमें शामिल किया और फिर उस स्टोरी को किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो स्टोरी हम लोगों ने 3 एपिसोड में किया था, और पहला एपिसोड जब हमारे वो जारी हुआ उसके बाद मेरे पास ना उस इलाके के एसपी डीएसपी कई लोगों का फोन आया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप जो है उस इलाके में रात में आ रहे हैं, तो हम रहते आपके साथ में। तो बोले सर आपको बता देते तो फिर वो इनपुट कहाँ से निकलता। तो मेरा ये मानना शुरू से रहा है जर्नलिज्म को लेकर, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड थिएटर रहा है, मैं नाटक थिएटर में बहुत ज़्यादा समय मैंने पहले दिया है। चाह ही रहा था कि उस पर आऊँ, क्योंकि ये जो एक तरह से किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया जो है ना, वह ऐसे ही डेवलप नहीं होता है, उसके पीछे की कहानी ज़रूर रही होगी। तो थोड़ा आप अगर अपने बारे में और बता सकें, मतलब शुरू से शुरू करें, अगर ऐसा जैसे कोई किताब होती है ना या कोई लेख शुरू होता है, तो मेरा जन्म सन इतना में इस तरह, तो अगर वो आप थोड़ा सा बहुत भी अपने बारे में अगर हमें बता सकें, तो एक आपके सफ़र को समझते हुए आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए मैं बेसिकली बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा जो होम टाउन है वो कोसी जो इलाका है कहलाता है, कोसी क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित इलाका। वहाँ पे सहरसा जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, वहीं पे हुआ है। और मेरी जो पढ़ाई लिखाई थी वहाँ हुई। उसके बाद मैं मतलब कुछ समय के लिए कोलकाता गया था। कोलकाता में मैं जिनके घर में ठहरा था वो साहित्य के बहुत बड़े जो है शख्सियत थे, उनके यहाँ मुझे 2.5-3 साल रहने का मौका मिला। उनका पूरा घर जो था वो एक तरह से लाइब्रेरी था, मतलब अगर 3 फ्लोर का घर था उनका, लेक गार्डन में उनका वो घर था, तो खैर बिक गया वो घर, लेकिन उस 3 फ्लोर के मकान में 2 फ्लोर जो था पूरा लाइब्रेरी ही था। तो मेरे पास कोई काम था नहीं, मैं वहाँ किताबें उनसे लेके पढ़ता था। उम्र क्या रही होगी उस वक्त? उस समय मेरी उम्र जो है वही मुझे लगता है कि 17-18 साल रही होगी। अच्छा। तो उस समय लिटरेचर से मेरा पहला वास्ता हुआ। उससे पहले मैं प्योर बिहार का जो लड़का होता है ना, वो लड़का था, मतलब ठेठ बिहारी जो है। लेकिन कोलकाता जाने के बाद जो है पूरा एक अलग जो है चेंज हुआ उसमें। तो लिटरेचर पढ़ते पढ़ते जो बहुत सारी लिटरेचर मैंने पढ़ा, साहित्य से जुड़ा हुआ, मुझे मतलब लगा कि ये भी कुछ चीज़ें हैं। वहाँ से मेरे दिमाग में थिएटर आया। फिर मैं अलग अलग शहरों में रहा, जैसे दिल्ली में रहा, मतलब आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली गया। दिल्ली में फिर थिएटर से जुड़ा, वहाँ रॉबिन दास हैं। रॉबिन दास जो है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के फैकल्टी हैं, उनके साथ हम लोग नाटक करते थे, मतलब उनके ग्रुप में मैं शामिल हुआ। कई सारे ग्रुप में मैंने काम किया वहाँ पे थिएटर में। मंडी हाउस का परमानेंट एक तरह से बाशिंदा हो गया था। हम लोग लक्ष्मी नगर में रहते थे, लक्ष्मी नगर से मंडी हाउस
मतलब मैं पूरा दिन मंडी हाउस में ही गुजरता था। ये कमाल है इसलिए क्योंकि मंडी हाउस की बहुत चर्चा है, बहुत सारे राइटर पीयूष मिश्रा हाँ, की एक किताब मैं अभी पढ़ रहा हूँ, तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा सब तो वहाँ के एक तरह से बोलते गॉड है, मतलब वो लिखते भी हैं, उसी तरह लिखते भी हैं कि मैं राजा था उस इलाके। हाँ, उस गॉड है पीयूष मिश्रा सब। जैसे देखिए, चाहे वो उस जमाने के मनोज वाजपेयी हो या फिर इरफान खान हो या फिर इस तरह के जो बड़े नाम हैं एक्टर में, वो लोग वहाँ के एक तरह से ये लोग जो है पहले ग्रुप थे जिसको देख के हम जैसे युवा 90 के दशक में जो है उनके दिमाग में ये कीड़ा आया कि अरे यार ये भी किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग जो है छोटे शहरों से थे। जब मैं दिल्ली गया तो मैं जानता भी नहीं था, किसी अखबार में मैंने पढ़ा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और मैं वहाँ पे 10 दिन तक घूमता रहा इस चक्कर में किसी ग्रुप में कैसे शामिल हूँ। याद है आपने अभी पंचायत देखी होगी, पंचायत में आपने देखा होगा जो वो विधायक जी बने हुए हैं, पंकज झा नाम है उनका, वो हमारे जिले के हैं। अच्छा, ठीक है, मुरादपुर उनका गांव है। तो पंकज झा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट होकर मुंबई चले गए थे। तो एक दिन मैं वहां मंडी हाउस में बैठा हुआ था, मैं लगातार चक्कर लगा रहा था किसी ग्रुप में जाऊं। तो पंकज झा जो बाहर निकल रहे थे, मैं उनको जान रहा था। उनके बड़े भाई जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में पत्रकार थे, तो उनसे मेरी जान पहचान थी। मैंने पंकज झा को देखा तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के मुख्य दरवाजे से बाहर आए, तो मैंने उनको पकड़ लिया, बोला भैया गोड़ लागे छिया, हमें थोड़े हम लोग अपना मैथिली भाषा में जाए। तो फिर उनसे बातचीत हुई, तो वो बोले कि ठीक है तुम चले जाओ, हम रविंदा को बोल देते हैं। तो फिर वहां से मैं रविंदा के ग्रुप में गया। रविंदा बहुत बड़े नाम है। रविंदा कौन है मैं बताता हूँ, आपने मैरी कॉम अगर देखी होगी फिल्म, हाँ देखिए, मैरी कॉम में जो प्रियंका चोपड़ा के फादर बने हैं वही है रविंदा। अच्छा, तो उनके साथ में हम लोग का सानिध्य हो गया। फिर सुबह से शाम तक वहाँ थिएटर करना। थिएटर करते करते जो है, थिएटर करना चाहिए हर इंसान को। मेरे जहन में जो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, खासतौर से पत्रकारिता करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपको कम से कम 2 साल थिएटर करना चाहिए। थिएटर जो है आपको एक तो मजबूती देता है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्ड करता है। अगर आप उस जर्नी से गुजरेंगे तो आप जल्दी हारते नहीं हैं। मुझे भी लगता है कि थिएटर आपको ना एक्सप्रेस करना सिखा देता है, एक्सप्रेस, और आपको ठहराव आपके अंदर आ जाता है, आप घबराते नहीं हैं। 6 साल थिएटर किया मैंने दिल्ली में थिएटर किया। फिर दिल्ली में थिएटर करने के बाद मैं मुंबई भी गया हूँ। मैं मुंबई में लगभग 1 साल रहा। 1 साल कंप्लीट नहीं कर पाया मैं, लेकिन 8 से 9 महीने में रहा था वहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या की, तो मैं यही कहूँगा कि मैं मुंबई से लौट आया। क्योंकि मुंबई क्या है ना, मुंबई जब आप जाते हैं तो मुंबई आपको ना एक मोड में डाल देता है, मतलब आपकी परीक्षा शुरू होती है। तो मैं जो है उसका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर सब क्लियर करते जा रहा था। अब फाइनल सेमेस्टर जब आना था तो मैं वहां से वापस आ गया। वो फाइनल सेमेस्टर अगर मैंने कंप्लीट कर लिया रहा था और वो हो गया होता मेरा उस समय, तो शायद मैं अभी ठीक ठाक रहा था, मैं पैसा कमा सकता था मुंबई में। लेकिन मैं थोड़ा सा उलझ गया, थोड़ी दिक्कत हुई मुझे आर्थिक तौर पे। मतलब एक होता है ना कि बेचैन हो गया, और बेचैन होने के बाद अचानक से एक दिन टिकट बनाया और आ गया। जबकि आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुंबई जाने के बाद मुंबई में मुझे रहने का जगह मिल गया था, जो सबसे कठिन है। हाँ, वो भी ऐसा जगह नहीं मिला था। जुहू का 4 बंगलो में मैं रह रहा था, मतलब जहाँ के सिर्फ बड़े लोग रहते हैं। वहाँ पूरा एक घर मिल गया था मुझे रहने के लिए, उसमें टीवी, फ्रिज सब था। सिर्फ वहाँ मुझे सस्टेन करना था अपने आप को, खाने पीने का जुगाड़ करना था और वहाँ टिक के रहना था। लेकिन वो नहीं कर पाया, उसका दुख है। लेकिन चलिए ठीक है, वो भी एक अपना जिंदगी कहीं और ले जाना चाहती है। हाँ, ठीक है। अभी भी मैं हार नहीं माना हूँ, अभी भी मेरा रास्ता जो है वही है। मैं अभी झारखंड में काम कर रहा हूँ, तो मैं लगातार कई चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ। मेरे हाथ से एक बहुत, जिसको मैं जान तारा वाली जो स्टोरी मैंने देखी, उस पर मैं बहुत वर्क किया था। मुझे पता नहीं था कि मेरे पैरेलल में कोई उसको लिख रहा है। तो जब तक मैं उस चीज़ को लेके जाता, तब तक मैं वो आदमी, कोई किसी और ने वो कर दिया। तो अभी भी मैं उसी गुपचुप तरीके से लगा हुआ। कहानी नहीं, अभी भी मैं कर रहा हूँ। एक टॉपिक है जिसके ऊपर मेरा बहुत गहन रिसर्च चल रहा है, और मैं लगातार उस पर रिसर्च करके उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि उसको नेक्स्ट ईयर्स तो हम उसको लेके जाएंगे, क्योंकि इस बार हम थोड़ा सा उसको बहुत ही गुप्त तरीके से कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं, ताकि किसी और के दिमाग में वो टॉपिक नहीं आए। कहानियों से, सच्ची कहानियों की तरफ रास्ता कैसे मुड़ा? मतलब नाटक तो एक तरह से लिखित कहानियों की तरह होता है, और पत्रकारिता रियल स्टोरीज होती है। स्टोरी टेलिंग, तो पत्रकारिता की तरफ कैसे आए? स्टोरी टेलिंग का वहीं से आया था कि अगर आप मान लीजिए कि थिएटर करते हैं तो हम तो कहानी कहते थे। पहली नौकरी तो मैंने बहुत जगह पे काम किया है। पहली नौकरी अगर आप बोलेंगे क्रिएटिव फील्ड में, तो मैंने रेड एफएम में पहली नौकरी की थी, कंटेंट राइटर के तौर पे। चांद, मुझे लगता है एक तरह से मजा भी आपको कशिश में ही आया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मतलब स्टार में जितना काम किया मैंने, स्टार न्यूज में मैंने एक से एक स्टोरी की है।
तो उस समय शायद आप लोग मतलब नहीं तो आप लोग नहीं, बहुत सारे लोग तो होंगे भी पहचानते होंगे, लेकिन तो मैं स्टार में मैंने ऑपरेशन मुद्रा जो स्टार न्यूज का हुआ था उसका मैं हिस्सा था। ऑपरेशन मुद्रा इन द सेंस की जो फेक करेंसी पे सबसे बड़ा भंडाफोड़ हुआ था, उसमें मैंने जाके लखीसराय में स्टिंग ऑपरेशन किया था। ऐसे कई सारी स्टोरीज है जो अंडरकवर रिपोर्टर के तौर पर मैंने काम किया है उसमें, लेकिन उसमें ज़्यादा नाम नहीं आया। लेकिन जो वहाँ के ब्यूरो है या जो असाइनमेंट है वो मुझे जानते हैं कि ये स्टोरी राज सिंह ने उसमें निभाया। लेकिन कशिश में क्या हुआ कि कशिश में एक प्रोग्राम मुझे, उसके लिए मैं अभी भी बहुत थैंक्स बोलता हूँ। उस समय हमारे एडिटर थे रविंद्र भारती सर, और उन्होंने मौका दिया मुझे कि तुम राज करो, तुम कर सकते हो। तो क्रॉसपॉन्डेंट जो एक प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया था वो अल जजीरा से इंस्पायर्ड था। अगर आप अल जजीरा का क्रॉसपॉन्डेंट एक शो है, बहुत पॉपुलर शो है, पता नहीं अभी आता है कि नहीं आता है। अगर अल जजीरा का वो शो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहीं से जो है इंस्पायर होकर ये क्रॉसपॉन्डेंट किया है। तो हमने वहीं से वो इंस्पिरेशन लिया था, क्रॉसपॉन्डेंट करके एक शो का। उसमें हमारा ये था कि हम स्टोरी करेंगे लेकिन स्टोरी एक अलग अंदाज में करेंगे। तो फिर वहाँ से हमारा जो है, तो हमने स्टोरी करना शुरू किया। आधे घंटे का शो जाता था हमारा हर वीक जो है, और उसमें हम कोशिश करते थे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ें और फिर हमने उसमें फ्यूजन किया। फ्यूजन इन द सेंस कि हमने अपना थिएटर को भी उसमें डाला। थिएटर को इस तरीके से डाला कि अगर आप फोक लेते हैं, जैसे एक स्टोरी मैंने किया था चीता, यूट्यूब पे अवेलेबल है। चीता बेसिकली धनबाद में बाघमारा के पास एक जगह है जहाँ पे कि वो मतलब झरिया नहीं, एक अलग जगह है जहाँ पे कि कोयला निकाल लिया गया है और वहां से गैस निकलता है। ठीक है, वो गैस निकल के उस पर्टिकुलर गांव में आता है, मीथेन गैस। हाँ, वो गैस बहुत बड़ी मात्रा में निकल के आता है और वहाँ के लोग जो हैं वो घुट घुट के जो है ये होते हैं। आप समझिए कि अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था मिथ्या करके, या कोई एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक वेब सीरीज आया, उसी के ऊपर आधारित था कि वो गैस की वजह से पूरा दुनिया ये हो रहा है। तो गैस निकलता था, उसको मैंने फ्यूजन किया कि उसमें वहाँ की स्टोरी उठाई, फिर झारखंड का जो लोक संगीत है उसको उठाया, बैकग्राउंड में उसको दिया और फिर उसको मिला के एक स्टोरी जो क्रिएट किया। तो फिर लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो मुझे लगा कि ये तरीका जो है लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि आप कहानी कह रहे हैं लेकिन उसमें लोकल इनपुट है, मतलब लोकल म्यूजिक है, लोकल तरीके से आप उसको बता रहे हैं, तो उसका रिस्पांस अच्छा है। तो हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरीज की, पॉलिटिकल में लोकतंत्र की लोक यात्रा किया। हालांकि अभी भैया जी कहीं बहुत पॉपुलर है, लेकिन भैया जी नेटवर्क, लेकिन भैया जी कहीं से पहले मेरा ये प्रयोग हो चुका था कि हमने लोकल कलाकारों को मिक्स करके एकदम ठेठ बिहारी अंदाज में वो पूरा प्रोग्राम किया था। बिलीव नहीं करेंगे कि उस प्रोग्राम का इतना टीआरपी था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है फीडबैक लेने के लिए मुझे फोन करती थी कि सर आप तो फलाना विधानसभा से घूम के आए हैं, आप मुझे बताइए क्या इनपुट है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ के लोकल सिंगर को लिया, फिर मिलाया, फिर बनाया। मतलब आधे घंटे के प्रोग्राम में उस पूरे विधानसभा की पूरी कहानी कह दी, उसमें पब्लिक ओपिनियन, विधायक जी का कहना, सब कुछ देके उसको कंप्लीट कर दिया। तो वो लगभग 243 विधानसभा बिहार में हमने। तो वो कैसे उठाया, कहाँ से इंस्पिरेशन था? वो कहीं से इंस्पिरेशन नहीं था, उसमें वो भी थिएटर का ही ये था। हमने कहा कि एक जर्नी होनी चाहिए। अगर आप उसका पूरा मूल देखेंगे तो उसमें विदेशिया शैली थी भिखारी ठाकुर की। हम आप रिक्शा को चलाते हुए देखते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि वो रिक्शा वाला रात को रुकता कहाँ होगा ग्राउंड में, वो खाता कहाँ है। अब देखिए यहाँ न्यूज को कैसे उसमें इंटर किया। तो रिक्शा वाली की अपनी एक अलग कहानी है कि वो मजदूर है, कैसे मजदूरी करना है। खाता वो है दाल भात केंद्र में जो सरकार चला रही होती है, 5 रुपए में उसको दाल भात में। मैंने उससे बात की, फिर मैंने उसको बोला कि तुम आप घूमिए, हम आपको आज का पूरा दिन का पैसा देंगे। आप कितना कमाते? बोला 350-400। हम बोले ठीक है, 400 रुपये हमने आपको दिया, आप पूरा घूमो मेरे साथ। करना क्या है आपको कि दाल भात केंद्र घूमना है और ढूंढना है आपको अपना दाल भात, क्योंकि सरकार आपके लिए वो लेके आई। अब बिलीव नहीं करेंगे, मैंने पूरा उसको घुमाया रांची में, किसी भी दाल भात केंद्र में उसको दाल भात मतलब नहीं मिला। तो फिर जिम्मेवारी के लिए उसको रिक्शा से मैं प्रोजेक्ट भवन लेके गया, जो सेक्रेटेरिएट यहाँ का है, अंदर लेके गया। मंत्री जी उतर रहे थे रिक्शा से, वो सेक्रेटेरिएट के पोर्टिको में नीचे उतरा, मंत्री को रोका, बोला मेरा चावल कहाँ है। उस समय हाजी हुसैन अंसारी थे, अब तो मरहूम है, वो मेरा चावल कहाँ है। तो मंत्री जी हका वका रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, गाड़ी में बैठे निकल गए। फिर जो है उसको बोले कि ऐसे तो नहीं होगा, चलो अंदर लेके गए। सेक्रेटरी के दरवाजे पे लेके चले गए उसको। सेक्रेटरी का दरवाजा नॉक करता है, सेक्रेटरी ऐसे देखते हैं, तो हम बोलते हैं सर ये सवाल पूछना है आपसे। सेक्रेटरी उस समय नाम में बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत इज्जत से बुलाया, फिर बिठाया, फिर पूरी बातचीत हुई। उन्होंने समझाया कि क्यों नहीं चावल जा पा रहा है सेंटर पे, सेंट्रल का या स्टेट गवर्नमेंट का क्या है। फिर एश्योर्ड किया कि हम
अगले 10 दिन में उसको चालू करेंगे, और 10 दिन बाद चालू हुआ। तो वो जो पूरी स्टोरी थी उसको उस तरह से मैंने किया कि लोगों ने उसको देखा और बहुत सारे फीडबैक मेरे मेल पे आया, व्हाट्सअप किया, मैसेज किया। तो ये तरीका था एक अपना स्टोरी टेलिंग का, वो अपना जो है थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी मिलता था। अभी भी मैं देखता हूँ स्टोरी तो मुझे बहुत मजा आता है कि अरे यार ये कर लिए। उसी तरह हॉस्पिटल पे भी एक स्टोरी किया था। मेरे साथ दिक्कत क्या हुआ कि हम ब्रांडिंग नहीं कर पाए अपना इस तरह की स्टोरी करके। बहुत लोग क्या होता है कि ब्रांडिंग कर देते हैं, मान लीजिए कि छोटी मोटी अपना इस तरह का स्टोरी किया तो ब्रांडिंग कर दिया, लेकिन ब्रांडिंग हम नहीं कर पाए। इस्लाम नगर है, इस्लाम नगर टूटा और इस्लाम नगर पे मेरी स्टोरी पे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया था। स्टोरी का अपना एक तरीका था। ब्रांडिंग वाला मुझे ठीक से थोड़ा समझाइए। ब्रांडिंग होता क्या कि देखिए आप अपनी ब्रांडिंग करते हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे कहा कि राज तुम बहुत अच्छा काम करते हो लेकिन तुम्हें अपनी ब्रांडिंग करने नहीं आती है। सही बात है कि जिस भी सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा वो अपना ब्रांड ठीक ठाक चला लेते हैं। हाँ, मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा उनका आउटपुट नहीं होता है लेकिन वो अपनी ब्रांडिंग कर देते हैं। हाँ, छवि बहुत दमदार है, वो बना लेते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ कर चुके होते हैं लेकिन वो अपनी नहीं बना पाते हैं, उसकी पहचान उस तरीके की नहीं बन पाती है उसकी ब्रांड। मुझे लगता है ना कि जिनमें क्षमता है वो अपने मुंह मियां मिट्टू नहीं हो सकता है। ये थिएटर में भी ये चीज होता है। थिएटर में क्या दिक्कत है ना, थिएटर में वो गुण मेरे में थिएटर इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा होता है थिएटर का आदमी। वो इतना ज्यादा ये होता है ना कि मतलब हम उस तरीके से सामने आके बोल नहीं सकते। मुझे लगता है कि वो भी शैली सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी 11 साल लगभग पत्रकारिता का अनुभव है और मैंने भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपना काम बहुत बेहतरीन ढंग से रख पाते हैं कि ये इसमें ये है। हाँ। और हम सिर्फ एक लिंक शेयर करके और बता देते हैं कि ये किया है, आप आकलन कीजिए कैसा है। हाँ। लेकिन यही चीज मैं कह रहा था, लेकिन वो जरूरी है, वो हुनर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। उस पे इतना काम किया कि मतलब मुझे लगता है कि एक आध अवार्ड तो मुझे मिलना ही चाहिए था लेकिन काफी मिला नहीं। लेकिन कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ डेटा पे और अपनी कहानी पे जो है मतलब जो है अच्छा कर दिया। अब ग्राउंड अभी मैं जाके बूढ़ा पहाड़ से आया हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे 2 दिन की यात्रा जो है मेरी, वो यात्रा अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है कि आप जा रहे हैं वहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। तो ये चीज अब मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि वो जो जिस बूढ़ा पहाड़ की यात्रा की ये जिक्र कर रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में भाग रहा हूँ। मैं अब पत्रकारिता में आपके उस स्तर तक टीवी वाले या फिर जो टीवी में भी जो नहीं हो रहा था वो सब आप कर रहे थे उस समय। मैं पहुंचना चाह रहा हूँ वहाँ जब आपने न्यूज़ जर्नलिज्म की तरफ रुख किया और लगा कि आपको कि आपका अपना एक जगह एक कोना होना चाहिए जहाँ आप अपने मन की, अपने हिसाब की, अपने मिजाज की स्टोरी कर सकें। वो कैसे शुरू हुई, किससे बात की करने से पहले? क्योंकि टीवी से जंप करना न्यू मीडिया में थोड़ा सा मुश्किल है, उतना ही मुश्किल है जितना अखबार वालों को टीवी में जंप करना मुश्किल है। बहुत टेक्निकलिटीज है, एनालिटिक है, एसईओ है, 10 तरह की चीजें हैं। तो वो कैसे समझी, कैसे कर रहे हैं? मैं जब इसमें था, टीवी में था, देखिए टीवी में क्या है सबसे बड़ी दिक्कत, आज भी है वो दिक्कत, हर चैनल में है वो दिक्कत, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पीछे 50 लोग लग जाते हैं, ठीक है। अगर आपका एडिटर आपको सपोर्ट कर रहा है तो साइड से आपको असाइनमेंट और दिस दैट जो भी है, अखबार में भी ये चीजें होती है। तो टीवी में भी मेरे साथ यही हुआ। मैं जिस लोकतंत्र की लोक यात्रा की बात कर रहा था, इलेक्शन से जुड़ा हुआ जो मेरी पूरी स्टोरी था, वो मतलब वो पूरा प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि लोग डिमांड करने लगे थे। चैनल के पास 50 फोन दिन भर में आते थे कि अरे हमारे यहाँ भेजिए टीम को, ये वो। तो उस चीज से कई लोग जो हैं खपा चल रहे थे, उनको लग रहा था कि ये लड़का जो है ये कर रहा है, ये तो फिर उस प्रोग्राम को ब्रेक करने का जो है सिलसिला शुरू हो गया, इधर से उधर से उधर से। तो जब आप मेरे जैसा आदमी, मैं सीधा मतलब मैं काम करने में बिलीव रखता हूँ, तो मुझे लगा एक दिन फेड अप होके मैं बोला कि मैं नहीं करूँगा ये काम, और मैं नौकरी भी छोड़ रहा हूँ। मैंने रिजाइन कर दिया, मेरे पास कोई बैकअप नहीं था। काशिश जैसा चैनल उस समय टॉप पे चल रहा था, उसको रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद इतनी वजह बड़ी थी कि हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर हो गया था ऑफिस के भीतर कि आप ऑफिस पे जाते हैं। पत्रकारों के साथ क्या है ना कि पत्रकार को उस माहौल में काम करना चाहिए जहां उसके ऊपर प्रेशर नहीं हो, क्योंकि वो खुद प्रेशर लेके चलता है ना। उसको खबर खोजना समझ रहे हैं, डेली आप खबर खोज रहे हैं, मतलब वो आप एवरेज चढ़ने जैसा ही है ना। हर दिन आप एक नई कहानी लेके आ रहे हैं और उसमें आपका ऑफिस का पॉलिटिक्स, आपका ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स। तो मेरा दिमाग जो है एकदम गिनगिना आ गया एकदम से। छोड़ा मैंने, और उसके बाद फिर हमारे पास नौकरी नहीं,
काफ़ी हमको लगा कि तुरंत कोई नौकरी कहीं से मिल जाए, तो नौकरी मिली भी नहीं कहीं से, और हमको बहुत दिक्कत हुई उस समय। दिक्कत 2015 की बात है ये। 2015 में मैंने कशिश न्यूज़ चैनल छोड़ा था। उसके बाद मैंने मतलब आप समझ नहीं सकते कि किस स्थिति में, किस हालात में जो है आप सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि उतना सेविंग भी नहीं था, बहुत पैसा भी नहीं था, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी छोड़ना है। हाँ, कभी कभी हाँ, सोचता भी नहीं है उस दौर में आदमी, जब बहुत अच्छा हो रहा होता है तो ये भी नहीं सोचता है कि अभी कुछ सेव करके रखें। और हमारे यहाँ बैकअप भी नहीं है, उतना सैलरी भी हमारे पेशे में तो सेविंग की समस्या बहुत है। और इतनी सैलरी खासकर झारखंड जैसे स्टेट में पता नहीं लोगों को क्यों लगता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को किया, जबकि जानते हैं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि मुझे जहाँ तक लगता है कि झारखंड में इतने, जैसे उसमें से आप भी एक हैं, इतने अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिनको अगर मौका दिया जाए, जिनके ऊपर खर्च किया जाए, तो वो इतना बेहतरीन काम कर सकते हैं। लेकिन हाउसेस या एडिटर इस तरह से क्यों नहीं करता है मालूम नहीं। मैं मतलब मानता हूँ ये मेरा अपना पर्टिकुलर सोच है, इंडिविजुअल सोच। मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं घर पे आ गया। तो वो जो टाइम पीरियड था मेरा एकदम बहुत ही, आप सोच नहीं सकते क्या था। तो उसी दौरान कभी एक महीने के लिए किसी चैनल में चला गया, वहाँ काम किया, लेकिन दिमाग नहीं चला, फिर दूसरे चैनल में चला गया। लेकिन मैं YouTube पे था उस समय। लेकिन उस वक्त जब आपने इतना बेहतरीन काम किया था, कई तरह के रिपोर्ट और आपकी अपनी खुद की डिजाइन किया हुआ पूरा शो था, उसके बावजूद भी वो झारखंड में नहीं मिल रहा था काम मुझे। झारखंड में काम नहीं मिल रहा था, मुझे काम मिल रहा था, लेकिन उसके लिए मुझे दिल्ली आने के लिए बोला जा रहा था कि दिल्ली आइए, दिल्ली में आपको मिल जाएगा। झारखंड में नहीं मिल रहा था। झारखंड में कई चैनल थे, जिसमें से एक बढ़िया चैनल है, बड़ा चैनल है, कॉर्पोरेट हाउस है, उसमें मेरी जो है इंटरव्यू वगैरह हो गया। उसका एडिटर जो है मेरी स्टोरी देख के बोला कि आपका इंटरव्यू क्या करना है, आप तो ऐसे ही मतलब ये है, सब कुछ कर दिया। लेकिन यहाँ भी फिर जो दूसरा आदमी उस चैनल में काम कर रहा था, उसको लगा कि ये आएगा तो फिर ये हो जाएगा, फिर फिर उसके बाद उसने अपना वहाँ पे अपना अतिक्रम भी लगा दिया, तो फिर वहाँ नहीं हुआ नौकरी। मतलब कई चैनलों में इस तरह की बातें हुई। मेरे पास ऑफर भी आया कई चैनलों में, यहाँ पे जो रीजनल चैनल में कुछ में, तो मैं गया नहीं वहाँ पे। मुझे लगा कि वहाँ भी वही कहानी हो जाएगी। कुछ ऐसा नहीं था कि नहीं, यहाँ से दिल्ली शिफ्ट होना, या फिर मेरे पास ऑप्शन पटना का भी था कि पटना आ जाओ, पटना में मिल जाएगा काम। लेकिन हम जाना नहीं चाह रहे थे उस समय, और जाने की स्थिति में भी नहीं थे, क्योंकि आप जब शिफ्ट होते हैं तो सब कुछ जो है शिफ्ट होना पड़ता है ना, फैमिली को नहीं छोड़ सकते ना। तो इस वजह से मैं नौकरी नहीं कर पाया, अच्छे जगह पे जा नहीं पाया। जो छोटे मोटे हाउसेस थे उसमें थोड़ा बहुत काम किया, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना। तो उसी दौरान मेरे दिमाग में ये चल रहा था। उस समय जो है डिजिटल मीडिया एक तरह से धीरे धीरे पनप रहा था। ये 2015-16 की बात कर रहा हूँ मैं। काम हो रहे थे उस पर, लेकिन लोगों की ये आकलन नहीं था कि ये जो है कितना बड़ा होगा। उस समय आपको मैंने ये पूरा डिजाइन किया एक चैनल का, और मैंने यहाँ ऑफर दिया। एक जो है एक बिजनेसमैन ने भी मुझे बुलाया, उसके साथ मीटिंग हुई। वो बोला कि हाँ हम तो इस पे इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो पूरा 6 महीना मेरा बर्बाद कर दिया। और रोज कहता था कि कल पेमेंट होगा, कल से आप ये ऑफिस का काम कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। वो 6 महीना तक जब हमको बर्बाद कर दिया पूरा मेरा समय, कई सारे जर्नलिस्ट लोग भी थे उसमें, तो फिर मुझे लगा कि अरे यार ये तो मतलब वही वाला हर दिन जो है मेरे लिए एक दिन था जिसको बिताना पड़, समझ रहे हैं आप, बगैर पैसा का। तो फिर भी 6 महीने धैर्य रखना आसान नहीं बहुत है। हम ये सोच रहे थे, हमको खुद वो हमको ये था कि ये जिस दिन दिया उस दिन हम लाइव फोड़ देंगे पूरा ये चीज। और हमने ऑफिस डिजाइन से लेके हर चीज पे काम कर लिया था, कैसे क्या करना है, नहीं करना है। फिर बाद मेरे दिमाग में आया कि लगाएगा नहीं, तो फिर मैंने अपने पेज को ही कन्वर्ट किया समाचार वाला। मेरे दिमाग में नाम था, ये था समाचार वाला नाम था मेरे। ये नाम जो है गद्दा वाला और ये वाला वो वाला से मेरे दिमाग में था समाचार वाला। वो अचानक से आया दिमाग में। नहीं मतलब जैसे फेरी वाला फिरायालाल बन गया, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो मैं समाचार वाला वही वैसे ही, वही समाचार वाला। और समाचार वाला थे हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। एक रुपेश खत्री करके लड़का है, जो पहले अच्छा कैमरामैन हुआ करता था। उसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि पहला समाचार वाला का जो वो पूरा लोगो डिजाइन किया था उसी ने किया था। वो अच्छा, मतलब वो है, वो अभी है, मतलब वो अब टैटू करता है। तो यही पत्रकारिता का जो है एक अलग है। अच्छा कैमरामैन था, तो उसको ना उस समय 12,000 रुपया मिल रहा था, 10-12 हजार रुपया। वो टैटू करके 25-50 हजार रुपया कमा रहा था महीना। तो हमको एक दिन बोला कि भैया ये जो हम कैमरा कर रहे हैं, मेरा समय भी जा रहा है, 12,000 सैलरी दे रहा है, अब महीना में जो है 15 दिन भी टैटू कर ले रहे हैं तो 25,000 कमा ले रहे हैं। तो हम क्या करें? हम बोले टैटू करो, और क्या करोगे आराम से। तो फिर वो अभी टैटू कर रहा है और अच्छा टैटू कर रहा है। तो उसी ने मेरा लोगो डिजाइन किया था, क्योंकि वो टैटू आर्टिस्ट था। तो उसने समाचार वाला को जो है थोड़ा सा उस समय डिजाइन किया। फिर मैं
मतलब ऐसे ही चलते फिरते किसी से बात कर लिए किसी को, तो उस समय लोगों को लगता था कि क्या पागलपंती है। कई लोगों से बात किया, नहीं किया, ये किया। फिर फेसबुक के साथ क्या ना, जैसे ही आप फेसबुक पे इन्वॉल्व होइएगा ना, वो खुद आपको रास्ता दिखाता चला जाएगा। तो मेरे पास फेसबुक का मेल आने शुरू हो गए, हाँ, कि आप ये कीजिए, इंगेज कीजिए, आप जो है ये फॉर्म भर के इसमें डालिए, आप अपना अकाउंट जोड़िए, ये जोड़िए, वो जोड़िए, फिर मोनेटाइज सब जो है। पैसा नहीं आ रहा था, ये सब हो गया। फिर हो रहा था, घर में भी प्रेशर था कि कर क्या रहा है, इससे तो कुछ आना जाना हो नहीं रहा है, खाली ये कर रहा है। तो पहला जो $100 हुआ उसमें, वो हमको याद, 100 नहीं, $180 पहला पेमेंट में। $100 से नीचे निकलता भी नहीं निकलता है। तो $180 हुआ, तो ठक से वो मेरे अकाउंट में गिरा पैसा। तब मुझे लगा कि अब इसको किया जा सकता है। कब गिरा, कितना समय हो गया? हमको लगता है ये जब शुरुआत की थी, शुरुआत करने के बहुत दिन बाद गिरा ये चीज। हम बोल रहे हैं 18 में, हाँ इस बीच में ये हुआ एपिसोड, 2018 में। हाँ, जो मेन चीज था 2018 में, मतलब मैंने उससे पहले हम बना चुके थे अपना पेज। 2019 में इलेक्शन था झारखंड का। हमको लगा कि ये एक मौका है मेरे पास, ठीक है ना। वो अलग है, उस पर किताब लिखूंगा भविष्य में, वो अलग कहानी है, उस पर लिखना जरूर है किताब, एक दिन ना एक दिन लिखेंगे जरूर। तो 2019 में मैंने एक सेकेंड हैंड नैनो खरीदा। वो भी मैंने बोरो किया, कहीं से पैसा लिया। नैनो अभी भी नीचे हाँ, रिश्तेदार से पैसा लिया। और मेरा एक साथी था बिट्टू, जो कैमरामैन था, उसका मतलब मेरे पर इतना एहसान है कि हम उसको कभी चुका ही नहीं सकते, क्योंकि उस परिस्थिति में उसको मेरे पे ट्रस्ट था। ठीक है, कि वो अपनी नौकरी छोड़ के मेरे साथ लगा हुआ था। उसको लग रहा था कि ये एक जरिया है, इसके जरिए कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, जैसे पुष्पा फिल्म में उसका हाँ। हालांकि अभी वो बनारस में है, अच्छा कर रहा है, लेकिन उस समय वो मेरे साथ में खड़ा था। उसने भी कुछ अपना सेविंग पैसा जो है हमको दिया, और हम लोग एक नैनो लिए, ठीक है। एक कैमरा हायर किए डिजिटल कैनन का, और नैनो से हम लोग इलेक्शन में निकल गए। और उसको हम डिजाइन किए हैं। वो प्रोग्राम अगर आप देखिएगा, चुनाव यात्रा मेरा प्रोग्राम है 2019 का, है मेरे पेज पे। उसका ग्राफिक्स मेरा एक अरशद, मेरा ये है, क्या कहते हैं, बहुत करीबी है, जूनियर लड़का है, वो पटना में भी काम कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी का देखता है। तो बोला भैया हमें इसको पूरा डिजाइन कर। तो उसने उसका ग्राफिक्स इतना अच्छा डिजाइन किया है कि आप कह ही नहीं सकते हैं कि ये जो है मतलब इंडिविजुअल वाला चीज किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। तो उस समय वो किया, और हम लोग निकल पड़े इलेक्शन में। तो हम लोग पूरा झारखंड घूमे उस नैनो से। तो झारखंड जब हम लोग घूमे, तो उस दौरान जो है धीरे धीरे कई और चैनल जो है सामने आने लगा। उसको लगा अरे यार ये तो तरीका अच्छा है, तो कई चैनल आए। तो उस समय जो है मेरा पेज का रीच हो गया। जो घूमे हम, तो लोगों को फेसबुक देखने वाले, यूट्यूब देखने वालों को स्टोरी मिल जाया करती थी, तो वो लगा कि अरे यार ठीक है, अच्छा है। तो फिर जो है वहाँ मेरा एस्टेब्लिश हो गया, मतलब एक तरह से चैनल झारखंड में एस्टेब्लिश हो गया। नहीं, वो दौर भी ऐसा था, जैसे उस वक्त मैं भी प्रभात खबर में था, डिजिटल में हम मोबाइल लेकर जाते थे कवर करने के लिए। तो अभी भी मुझे, जब भी मैं फील्ड पे होता हूँ, तो ये मोबाइल ये नीचे कर, हाँ। तो वो उस समय जो हमारे पत्रकार साथी थे, जो बड़ा बड़ा कैमरा लेकर अभी भी चलते हैं, वो इज्जत नहीं देते थे। अभी भी वो रिस्पेक्ट मुझे लगता है नहीं, अब तो आ गया है, अब तो आ गया डिजिटल में। अब इसलिए आ गया कि बड़े बड़े चैनल भी अपने रिपोर्टर को मोबाइल पे ले आए हैं, ठीक है। न्यूज 18, एनडीटीवी और ये सब जो है सारे रिपोर्टर को मोबाइल दे दिया है। और जो बड़ा कार्यक्रम कुछ होता है, उसी में वो कैमरा पीडी वगैरह भेजते हैं, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा माध्यम है कि आप उससे हर चीज कर सकते हैं। उस मोबाइल से आप एक पूरा चैनल चला सकते हैं, और मैं चला रहा हूँ आज की तारीख में मोबाइल से ही। मोबाइल से लास्ट मंथ मेरा व्यूज है 160 मिलियन, 160 मिलियन मेरा महीने भर का व्यू। एक महीने में किसी चैनल का उतना व्यूज नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत सारे चैनल एक से नहीं, मेरा एक वीडियो 30 इस महीने का मेरा अब तक का व्यू है, आज 20 तारीख का, अब तक का व्यू है 80 मिलियंस। अभी तक 80 मिलियन हो चुका है मेरा व्यू इस महीने में। इसलिए मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि वो क्या है। इसमें क्या ना कि इंडिविजुअली आपकी कैपेबिलिटी कितना है। जैसे वो जिस वक्त $180 आपके अकाउंट में आया, उसी वक्त आपको लगा कि आपका फैसला सही था या नहीं था, या क्या उस वक्त कब आपको लगा कि सही किया है? हाँ सही। उसमें एक चीज और क्या आ गया ना कि फिर आपको फाउंडेशन करना, मैं अपने मन का काम करने लगा था इसमें। और कुछ कुछ चीजें ऐसी जो है अपने चैनल पे दे रहा था, समाचार वाला पे, जिसको लोग पसंद भी कर रहे थे। फिर 180 के बाद वो 230 हुआ, 230 के बाद वो 500 हुआ, 500 के बाद 1000 हुआ, 1000 के बाद जो है 2000 हुआ। फिर ऐसा भी टाइम आया कि जब आप उससे जो है
मोर देन आप सोच नहीं सकते हैं, जितना साल भर में भी नहीं कमाते थे, 2 साल में कमाते थे, उतना भी गया वो रिश्ता। फिर मुझे लगा कि ये सही है यार, ये एकदम सही चीज है, इससे आगे बढ़ा जा सकता है। और ये मुझे लगता है जैसे आप उस दौर में जब मुंबई में थे और आप बता रहे हैं कि आपने आखिरी परीक्षा छोड़ दी और लौट के आ गए, यही यहाँ भी वही परीक्षा होती है। जब आप एक चैनल शुरू करते हैं और जब उससे कमाना शुरू करते हैं, उसके बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड उस समय हुआ ना, उस समय बहुत सारी चीजें ऐसी, मान लीजिए कि कई बार ऐसा बच्चों का बहुत सारा ऐसा मतलब उस समय ये था जिसको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, या घर में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो शेयर नहीं कर सकता मैं, वो दिक्कतों को मुझे झेलना पड़ा। तो झेले हम, ऐसा नहीं कि झेलना नहीं पड़ा, मतलब आपको हर तरीके से आप सोच सकते हैं। बहुत लोगों से मुझे पैसे उधार लेने पड़ गए, 400-500 रुपये करके किसी से लेके किसी तरीके से काम चलाया। बहुत दिक्कत उस समय हुई, लेकिन हम पकड़ सकते थे। 30-35 हज़ार का नौकरी तो उस समय आराम से मिल जाता, किसी भी चैनल में जाते तो कर ही लेते, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमको लगा कि यही करते हैं, इसको करते हैं। तो अब मेरे पास एक एसेट हो गया। आज की तारीख में PRD में हमारा जो है इनरोल हो गया है, वहाँ से हमको सरकारी विज्ञापन मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है। मैंने ऑफिस सेटअप किया था, हालांकि ऑफिस हम हटा दिए कोरोना पीरियड्स के दौरान, लेकिन हम लोग फिर से ऑफिस सेटअप करने जा रहे हैं। तो मतलब आप धैर्य के साथ बने रहिए, आपको होगा। यही जो वरिष्ठ लोग हैं समाज में, जो पुराने पत्रकार हैं, हाँ, ये कौन है? उनकी चिंता भी यही है आज के दौर में। जैसे अभी IPRD ने कुछ ये होते रहता है, ये ठीक है, IPRD ने जो किया वो ठीक है, क्योंकि फिल्टर होना चाहिए। फिल्टर करेंगे कैसे आप? फिल्टर करेंगे, समझिए जैसे फेसबुक है मेरे पास, मैं पत्रकार नहीं हूँ, फेसबुक है मेरे पास। अगर मैं कोई चीज देख रहा हूँ तो आप मुझे वो अधिकार थोड़ी छीन लेंगे मुझसे? नहीं छीन सकते, आप बोलने का भी अधिकार नहीं छीन सकते, वो तो ऐसे ही गलत है। ऐसे भी PRD के डायरेक्टर से मेरी बात हुई, PRD के डायरेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि मेरा तो औकात ही नहीं कि हम रजिस्ट्रेशन करें किसी चीज का। वो रजिस्ट्रेशन कर सकते, वो लाइसेंस दे सकते हैं, वो इतना कर सकते हैं कि विज्ञापन ना, हाँ, विज्ञापन ना दे, विज्ञापन दे, उनका यही है अधिकार है। और किसी थानेदार का या SP का यह हिम्मत नहीं है कि वो किसी, हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई केस करता है कि हमने उससे एक्सटॉर्शन किया है, हमने रंगदारी मांगी है, तभी वो मुझे रोक सकता है बोलने से, लेकिन SP साहब जो है वो हमको नहीं रोक सकते हैं। अब इसमें फिल्टर करने की क्या जरूरत है? इसमें फिल्टर करने की ये जरूरत है कि इस भीड़ में बहुत सारे ऐसे लोग आ गए जिनका पत्रकारिता से कोई लेना देना है नहीं। वो जो है माइक खरीद ले रहे हैं 10 रुपए का, एक मोबाइल ले रहे हैं, खुद को पत्रकार साबित कर दे रहे हैं, तो वो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये तरीका हो सकता है कि वो इसी का तरीका हो कि वो फिल्टर करे कि भाई ठीक है ये गलत है, लेकिन वहीं पे कोई लड़का है जो जर्नलिज्म करके आया कहीं से, मास कम्युनिकेशन रांची यूनिवर्सिटी में किया है और उसको नौकरी करने का मन नहीं है, वो अपना चैनल खुद का शुरू किया, आप उसको ये गलत है नहीं मुझे कह सकते हैं गलत है? जो भी व्यक्ति अगर पत्रकार बने ना बने, कहलाए ना कहलाए, ये अलग बड़ी बहुत चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो अधिकार है वो एक्सप्रेशन का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। कोई अलग कानून हमारे लिए है नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दायरे में रहकर बहुत संयमित भाषा में, बगैर गाली गलौज के, जो आपके अधिकार हैं उस अधिकार के साथ बहुत संयमित होकर आप अपनी बात कह रहे हैं, तो आप रजिस्टर्ड हो नहीं हो, कोई ना हो, वो क्या है कि आप सरकारी कार्यक्रम में ना किसी को रोक सकते हैं। मान लीजिए सरकार का कोई कार्यक्रम है तो ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं आना है, वो भी गलत है, आप नहीं मना नहीं कर सकते आने से। लेकिन इसकी भी, लेकिन वो बात है, इसमें भी तो आप कितना रखेंगे? हाँ, जैसे अभी क्या है, कल मुझे मैं PRD का आदमी बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने भी अभी PRD को भेजा है। वो इसलिए भेजा है क्योंकि जो पासेस बनते हैं इलेक्शन कवर करने के लिए, अभी रामगढ़ का जो उपचुनाव हुआ था, 250 पत्रकारों का आवेदन आया था रामगढ़ में, 250। अब रामगढ़ जैसे छोटे जिले में अगर 250 पत्रकारों का आवेदन आ रहा है तो सोचने वाली बात जरूर है, ये 250 है कौन भाई? तो इसको फिल्टर करना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो करेगा, सरकार का काम है। तो सरकार को लगा कि ये एक रास्ता हो सकता है कि भाई ठीक है, जो भी जेन्युइन लोग है उसको PRD के पास जाना चाहिए, PRD जो है उसको ये करे। तो PRD को भी ये तय करना होगा कि जेन्युइन कौन है, वो PRD डिसाइड करे, या PRD जो कह रही है कि पत्रकारों की एक कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी जो है ये डिसाइड करेगा कि कौन इसमें सही है कौन गलत है। कुछ लोग हैं जो कुछ और काम कर रहे थे, अचानक से वो पत्रकार बन गए, तो ये तो गलत है ना, ये हम कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो जर्नलिज्म कर रहा है, मास कम्युनिकेशन किया है और वो अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, उसको हम गलत कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं, रोका भी नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं? तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उसको रोका नहीं जाना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, वो कर रहा है। तो हम यही कह रहे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अपने तरीके से कर रहे हैं।
इतने सारे चैनल हैं जो नेताओं के अलावा क्या दिखा रहा है, मुझे समझाइए जरा सा। इरफान अंसारी ऐसे थोड़ी वायरल होता है। इरफान अंसारी तो चलिए ठीक है, इरफान अंसारी का तो मैं भी दिखाता हूँ ठीक है, लेकिन बनाने वाले अगर आप दिखाते तो बनाने वाले नहीं, तो मैं इरफान अंसारी का तो मैं क्लास ही लगाता हूँ जनरली। वो बोलते भी हैं हमको कि भाई हमको आपसे इंटरव्यू नहीं देना है, आप कहीं देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है जब भी कोई मुद्दा मास से या कहीं से भी अब या पॉलिटिकल से भी आप उठा रहे हैं, थोड़ी गंभीरता तो रहनी चाहिए। मुझे वो एकदम रहनी चाहिए, कमी दिखती है, कई बार लगता भी है एकदम रहनी चाहिए, गंभीरता क्यों नहीं रहनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज मुझे बताइए कि मैं यहाँ फिर वही चीज बोलूंगा, एक होता है ना कि आप खुद को आत्ममुग्ध करने के लिए आप बहुत ज्यादा अपने कर लीजिए और आप खुद को आत्ममुग्ध हो जाइए, अरे यार क्या मैं क्या बोलता हूँ यार, मैंने क्या काम किया है यार, देखो मेरा कितना सहमित होकर मैं बोला हूँ। देख लीजिए कि इंडिया टीवी और ये तमाम चैनल है, एक जमाने में भूत प्रेत सांप चुचुंदर दिखाते थे ना जी, अजीत अंजुम हो या फिर पूर्ण प्रश्न वाजपेयी हो या इस टाइप के जो भी नाम है, ये लोग कौन है, इस पर डिस्कशन हो चुका है कि नहीं? पब्लिक जो देखना चाहती है हम वही दिखाते हैं। अरे पब्लिक नहीं देखना चाहती है, पब्लिक को जो दिखाओगे सब देखेगी। अब ये मान के पब्लिक को आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप में है ही नहीं कि पब्लिक, आप पब्लिक को जो दिखाइएगा वही पब्लिक देखेगी, सीधी सी बात है। आप अब हाँ, ये निर्भर करता है कि पब्लिक एसोसिएट किसके साथ होती है, किसके लिए कर रहा है। यही होता है जब पत्रकारिता में एक लंबा सफर बहुत तय करने वाले व्यक्ति के साथ बात करेंगे ना, तो पत्रकारिता पे ही इतनी चर्चा हो जाएगी। बहुत सारे इसमें लास्ट में ये भी बोलो, आप देखिए माइकल जैक्सन का एक गाना है पुराना, ये है कि डोंट केयर अस करके कुछ है वो गाना मैंने तो वो सुना है कि कोई दीवाना पागल कहना। नहीं ये इसलिए बोल रहे हैं माइकल जैक्सन, ये सब ऐसे लोग हैं। माइकल जैक्सन को लोग आज भी क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं कि माइकल जैक्सन ने भी वही काम किया है जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं। माइकल जैक्सन के उस गाने में जो अश्वेत लोग थे, जिनको उस समय गोरे लोग दबाते थे, उसके ऊपर उन्होंने गाना लिखा और उसको एग्रेशन के साथ गाया उस समय, कि कोई केयर करने वाला तुम्हारा नहीं है, तुम सलम के लोगों, तुम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों, तुम काले लोग, तुम्हारा कोई केयर करने वाला नहीं है। और वो गाना कल्ट है आज की तारीख में। उस गाने की वजह से कई सारे साम्राज्य हो गए, ठीक है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसके लिए लड़ रहे हैं? आप लड़ रहे हैं, आप ट्रैफिक पे आप गाड़ी चला के अभी आते हैं, रोड किनारे में ट्रैफिक पे आपको छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं और वो आपका दिमाग नहीं कहता है कि ये पढ़ना चाहिए इसको सोसाइटी में, तो उसके लिए एग्रेशन चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए? तो मेरा ये है कि डिजिटल मीडियम यही मौका दे रहा है कि आप एग्रेशन के साथ उनकी बातों को उठाइए। मैं उठा रहा हूँ, यही मेरा एक तरह से जो नए साथी आना चाह रहे हैं इस पेशे में, उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? अग्रेशन आप चाह रहे हैं कि रहे, एग्रेशन चाहे, लेकिन वो एक दायरे में रहे, दायरा रहे। हाँ, वो दायरे मनीष कश्यप की तरह दायरा से बाहर मत हो जाइए कि आप लपट झपट करने लगिए, माँ बहन का की गाली देने लगिए, वो नहीं है। हम किसी बात को अगर हम कहते हैं, मान लीजिए हमारे अंदर वो दिखना चाहिए कि हमें दर्द महसूस हो रहा है। अगर कोई गरीब का बच्चा नहीं पढ़ रहा है और उसके लिए जिम्मेदार फलाना विधायक या फलाना मंत्री है, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस फलाने विधायक और मंत्री से आप सवाल पूछ सके। और सवाल आपको पता है कि आप आराम से सवाल पूछेंगे तो वो जवाब नहीं देगा, तो उनके साथ उसी तेवर में सवाल पूछना चाहिए कि आपको बताना होगा। क्यों? क्योंकि आप उस समय उस जो पर्टिकुलर जो बच्चे हैं या जो मास है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मेरा कहने का ये सेंस है। अब ये नहीं है कि एग्रेशन का मतलब है कि आप देखिए बच्चे को गए शिक्षा मंत्री पड़ाक से एग्जाम्पल खींच के दे दिए कि कहा ही नहीं आप पढ़ा रहे, ये नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब एग्रेशन आपके स्टोरी के भीतर दिखनी चाहिए। जो आप स्टोरी लिख रहे हैं या जो आप स्टोरी सामने डाल रहे हैं उसमें वो गुस्सा, वो एनर्जी दिखनी चाहिए। संयमित भाषा में बहुत शानदार तरीके से वो कहा भी जा सकता है, लिखा भी जा सकता है। लिखा क्यों नहीं जा सकता? लिखा भी जा सकता है। आप सही भाषा से आप लिखिए ना। आप जाके पुराने जमाने में विनोद दुआ सर का इंटरव्यू उठा के देख लीजिए। आज जिसको आप क्या नाम है इनका, राजीव शुक्ला जो है, राजीव शुक्ला को तो जानते हैं, अभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आप राजीव शुक्ला के पुराने इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, या करण थापर के पुराने, अभी भी कई वीडियो राजीव शुक्ला के वायरल होते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। आप करण थापर के पुराने वीडियोस उठा के देख लीजिए। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक आप सवाल कहां से पूछ पाइएगा? तो मेरा कहने का सेंस ये है। पत्रकार या रंगमंच? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए तो रंगमंच है भाई। दुनिया एक रंगमंच है, हम सब तो किरदार ही निभा रहे हैं।
पत्रकारिता भी एक किरदार ही है, लेकिन रंगमंच तो मेन सेंटर है, प्लेटफॉर्म है। तो समाचार वाला कहाँ ले जाना चाहते हैं आप? इस भविष्य क्या है इसका, किस तरह देखते हैं? समाचार वाला को भी हम लोग बड़े करने की कोशिश में, बड़े इन द सेंस कि समाचार वाला को एक माध्यम बनाना चाहते हैं जिसके जरिए कुछ ऐसी स्टोरीज बाहर आए जो स्टोरीज की आप जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देख पा रहे हैं। वो हम लोग नहीं कर पा रहे थे इसलिए क्योंकि हम लोगों के पास संसाधन की कमी थी, लेकिन अब भगवान की दया से धीरे धीरे हमारे पास संसाधन इकट्ठा हो रहा है। तो हम लोग टूर करेंगे अभी, और टूर करके हम लोग बहुत सारी जो ऐसी स्टोरीज निकाल। ये तो ठीक है कि अभी 1 साल 2 साल का प्लान हो गया, 5 साल 7 साल 10 साल में समाचार वाला कहाँ होगा? समाचार वाला यूं ही चलता रहेगा, हम रहे ना रहे, मतलब हम रहे ना रहे इन द सेंस कि हमारा काम हो सकता है कि हम जो करना चाहते हैं जीवन में उसकी तरफ हम मुड़ जाएं, समाचार वाला कोई और चला रहा हो, लेकिन कौन चलाएगा? जिसमें धार होगा, हर कोई समाचार वाला, हम तो यही बोलते हैं, जिसमें धार होगा वो चलाएगा। तो मतलब आप अपने अंदर एक कर्मचारी रख लेंगे जो चलाएगा, अब बाकी आप कर्मचारी अपना पहला प्यार कर्मचारी नहीं, हाँ हाँ हाँ, इसको ही कर्मचारी नहीं कहिए, उसको समाचार वाला बोलिए। हमारे साथ बीमल है तो हम बीमल हमारा जो है वो समाचार वाला। एक हमारे जो अभी 4 लोगों की टीम है हमारी, एक हमारा वेबसाइट लिखता है अजय है। अब वो जान के ताज्जुब होगा कि अजय अभी जयपुर में है, कभी धर्मशाला में रहता है, कभी कहीं रहता है, वहाँ से वो स्टोरी लिखता है हमारे वेबसाइट के लिए। हमारी वेबसाइट देखिएगा तो हमारी वेबसाइट पर सारी खबरें अपडेट मिलेगी आपको। हमारे साथ बीमल है कैमरामैन, हालांकि अभी थोड़े दिन के लिए वो हमसे अलग हुआ है, तो बीमल जो है वो भी है, तो वो भी अपने आप को समाचार वाला कहता है। हम ये है कि हम जो कमाएंगे उसमें से मिल बांट के खाएंगे। कम्युनिटी बड़ी करना चाहते हैं, समाचार वाला एक बड़ी कम्युनिटी बन जाए। अभी जैसे हम लोग का आगे प्रोग्राम ये है कि हर जिला वाइज जो है हम लोग समाचार वाला को थोड़ा सा ये करना चाहते हैं। 1-2 और पेज जो है समाचार वाला से रिलेटेड पैरेलल में खड़ा करने की कोशिश में है, जिसमें कि जिला वाइज जो है हम खबरों को डालें और ये करें। और ये नहीं खबरें कि कौन नेता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये डिजिटल जर्नलिज्म में एसईओ पेज के लिए कीवर्ड ये सब कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, क्यों नहीं रखता है। आप जो है टेक्निकल, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने पेज को बड़ा कैसे करेंगे? आपको सीखना वो पड़ेगा। कैसे समझा आपने, सीखा कैसे? यूट्यूब से? हाँ, नेट से सीखा, करते करते सीखा। वो आप भी सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, करते करते सीख सकता है। आपको उस पर समय देना पड़ेगा तभी आप सीखेंगे। और जब तक सीखेंगे नहीं, मतलब जब तक उसको मतलब एक तरह से कहिए कि उसमें घुसेंगे नहीं, तब तक आप कहाँ से सीख पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल भी नहीं है ये चीज़ें। तो क्रेडिट जो जैसे कई बार आपके वीडियो उठा के कहीं और किसी और पेज पे चले गए, बहुत आपसे ज्यादा देख लिए गए, होता ही है। तो उन सब चीजों से लड़ने के लिए या खुद की ब्रांडिंग के लिए क्या कर रहे हैं, क्या बदलाव लाया? बीच में क्या हुआ था, बीच में मतलब समाचार वाला के नाम से कई सारे चैनल झारखंड में चल रहे थे। मेरी जानकारी में भी जैसे जमशेदपुर में एक लड़का चला रहा था, गिरिडीह में एक लड़का चला रहा था। तो ये लोग क्या कर रहा था कि मेरा वीडियो डाउनलोड करके उस पर अपलोड भी कर दे रहा था। ठीक है, तो 1-2 बार तो हम लोगों को बताया, क्योंकि वो लोग भी ये था, तो हम समझाएं कि मतलब जो है आप लोग ऐसा मत कीजिए, मतलब लगाना है लगाइए, आप समाचार वाला के नाम से ही चला रहे हैं तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अब हम लोगों का जो टेक्निकल पेज है उसमें हमने कई सारी चीज़ें ऐसा अपडेट कर दिया कि कोई भी अगर हमारे वीडियो को ये करता है या ये करता है तो उसको तुरंत स्ट्राइक आ जाता है। ये अच्छा। हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका ऑक्सीजन कोई लेके भाग ना जाए। ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा, कर दीजिए ना, मतलब करने होना ही है। मेरा बहुत लंबे समय से, कई बार हम लोग फील्ड पे मिलते भी थे तो मैं आपसे कहता था आपसे बात करनी है। आज मुझे लगा, आज वही दिन था, मुझे लगा कि कर देना चाहिए, आज तो बात कर लेनी चाहिए। तो इसी बहाने बातचीत हो गई। बहुत कुछ मुझे ये भी लगता है कि मेरे माध्यम से, ये मैं आपके लालच के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देखिए मत देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चैनल, ये यूट्यूब चैनल पर मेरे रहेगा, और जब भी मुझे लगेगा कि मैंने ज़िंदगी में कितना सफ़र तय किया है तो इन पड़ावों के माध्यम से मैं आकलन कर सकूँगा कम से कम अपने सफ़र की, कि मैं कह सकूं कि मैं कम से कम समाचार वाले से मिला था और उनसे जो सीखा है, जितना समझा है, वो अपने जीवन में या अपने काम में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं, खुद अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अच्छा नहीं, काम करते हैं। मैं सीख रहा हूँ, मैं बहुत लोगों से सीख रहा हूँ और झारखंड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बेहतर कर रहे हैं, और इसी तरह कोशिश रहेगी कि हम बात करते रहें। और मेरे माध्यम से मैं जितना सीखना चाहता हूँ, आपको भी सीखने की इच्छा है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप भी इनके सफ़र से सीख सकें। बाकी इनकी रिपोर्टिंग की शैली, इनका काम बेहतर ढंग से देखना हो तो इनके सारे पेजेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके व्यक्तिगत तौर पर आपको देखना चाहिए। अगर आपको अच्छी पत्रकारिता करनी है, पत्रकारिता की समझ
विकसित करनी है, और खासकर ये समझना है कि स्टोरी कैसे अलग तरीके से आप अपने दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो बाकी तो सिंपल बहुत सारी स्टोरी चल रही हैं, बहुत सारे चैनल भी चल रहे हैं, वो चलते ही रहेंगे। कुछ अलग देखना है तो ज़रूर आपको आना चाहिए, देखना चाहिए। और बाकी वो पूरी स्टोरी का मुझे भी इंतजार रहेगा। वो हाँ, नहीं, वो तो है, वो तो हम लगा ही रहे हैं। वो अब तक पहुंचेगी तो बहुत बेहतर है। बाकी धन्यवाद कि आपने इस वीडियो में समझने की कुछ करना चाह रहे हैं। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप जो है हमको मतलब इस तरह से मुझे लगता है कि हालांकि अनुभव साझा करने से करना चाहिए, लोगों को अनुभव साझा एक दूसरे से करना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत जगह पे जो है, मेरे मान लीजिए कि अनुभव से हो सकता है कि आपको कुछ मिले, आपके अनुभव से मुझे कुछ मिले। अनुभव साझा करना चाहिए, और मैं यही सोचता हूँ कि बातें करिए, जितना बातें कर सकते हैं आप। अपना बिजनेस धंधा है, बातें करना, कम्युनिकेशन ही काम है। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूँ किसी तरह बात करके बहुत कुछ चीज़ें सीख सकूँ, और अगर आप सीखना चाहते हो तो आप भी सीख सकें। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, बाकी ये कब एडिट होके आएगा कहना मुश्किल है। धन्यवाद कि आपने ये पूरा वीडियो देखा। नमस्कार, बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद भैया। अरे पंकज बाबू, आप